क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 15 की अगर हम बात करें इस राउंड के तीसरे मैच की जो कि हुआ, अगर आप देखें यूएई वर्सेस नेपाल के बीच में। जी हाँ, तीसरा मैच था। जी हाँ, यूएई वर्सेस नेपाल के बीच में आज ये मैच रहा, जहां पर एक और बार बहुत ही ये करारी हार का सामना यहाँ पर नेपाल को करना पड़ा। और अगर आप बात करें, यूएई ने बहुत ही कंफर्टेबली 5 विकेटों से इस मैच को जीतने में वो कामयाब रहे। लगभग 39 गेंदें बच भी गई थी इस मैच में उनके लिए, और 5 विकेट, शायद 5 विकेट गिरते भी नहीं अगर राहुल चोपड़ा जो है वो रिटायर्ड होकर नहीं जाते। क्या पता कि वो और ज्यादा डीप तक कहीं ना कहीं मैच को ले जाते। अच्छा कर रहे थे वो शुरुआती इनिशियल फेज में अगर हम बात करें, लेकिन ओवरऑल दोनों ही मैचों में नेपाल को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और इसी के साथ वेलकम बैक टू ओडीआई क्रिकेट अगर हम बात करें, यही ओडीआई क्रिकेट है। उन लोगों की भी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाती है जो ये सोचते हैं कि वनडे क्रिकेट में अगर आपने 1-2 मैच में कहीं बैटर कर लिया हो तो उसके बाद आप अपनी बैटर ही बैटर करती रहेगी। ओडीआई क्रिकेट ऐसा नहीं है, ये करारा तमाचा है उन लोगों के ऊपर जो सोचते हैं कि ओडीआई क्रिकेट में भी टी20 जैसा सब कुछ वैसा ही चल जाएगा, जैसा मर्जी आप चलाते चाहे, या फिर उन्हीं प्लेयरों को यहाँ पर भी ले लेकर जो परफॉर्म नहीं करते लंबी वक्त से उनको लेकर भी गाड़ी ऐसी चलती रहेगी। तो ये लगातार करारा तमाचा रहेगा उन टीमों पे, उन सारे सोच वाले लोगों के ऊपर भी। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं इस मैच के बारे में, आखिर यहाँ पर टीम को हार का जो सामना है वो आखिर क्यों करना पड़ा, और यूएई ने इस मैच में कहां पर नेपाल से बेहतर कर इस मैच को जीतने में वो कामयाब रहे। लेकिन शुरुआत फेस बाय फेस। जरूर 1 से 10 ओवर की बात करें तो यूएई ने माफ कीजिएगा, नेपाल ने 33 रन बनाए 33, 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं यूएई ने 1 से 10 ओवर में 63 रन किए सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर, और पहला फेस यूएई के नाम रहा बहुत बेहतरीन मार्जिन से। और मिडिल ओवर्स की बात करें दूसरे फेस की 11 से 40 ओवर की, तो यहाँ नेपाल ने 145 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं यूएई ने इस मिडिल फेस में सेकंड फेस में 155 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर, और ये फेस जो रहा वो शेयर रहा। जी हाँ, यूएई ने एक मोमेंटम जो था वो जी हाँ कैरी किया। जी हाँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे मिड फेस खत्म होते होते यूएई ने कंफर्म कर लिया था कि मैच हम जीते। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे उन्होंने लगभग 219 या 218 के आसपास रन कर लिए थे 40 ओवर में। अब उनको महज 20-25 रन ही चाहिए थे, तो उस वजह से डेफिनेटली आपको उनको भी आधा शेयर देना पड़ेगा इस सेशन में। जरूर 11 से 40 ओवर की बात करें फाइनल ओवर यानी डेथ फेस की, तो 55 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर नेपाल ने। और वही यूएई ने बड़ी आसानी से 19 रन और चाहिए थे उन्हें, तो उसको बना भी डाला और इस मैच को मैंने अपने नाम। बिल्कुल, तो ये फेज बाय फेज में एक भी फेज जो है वो नेपाल जीतने में कामयाब नहीं रहा। आधा फेज आप उनको मिला और 2.5 फेज यहाँ पर यूएई ने जीता। इसमें अगर हम बात करें बहुत ही बेहतरीन, इसी से पता चलता है ये वन साइडेड विक्ट्री यहाँ पर हमें देखने को मिली है। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने भी ये मैच देखा है, पूरा जिन्होंने मैच देखा है, एक्चुअली आपने नेपाल की ही बैटिंग देखी हो या यूएई की बैटिंग देखी हो, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर नेपाल की ही बैटिंग सबने देखी होगी। उसके हिसाब से जब आपने शुरू में विकेट देखा, आप विकेट के बारे में क्या कहेंगे? आपके माइंड में एक चीज तो बनी होगी कि पिच कैसी है वगैरह। शुरू से लेकर मैच ओवर, इस मैच के पहले ओवर से लेकर जो शायद जुनैद सिद्दीकी ने डाला था, जी हाँ, पहले ओवर से लेकर ये जो लास्ट ओवर रहा जहां पर मैच फिनिश हुआ, वहां तक ये पूरी की पूरी पिच जो है एक बेहतरीन बैटिंग विकेट बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था। शुरू में ही जब बॉल कीपर तक कैरी हो रहा था, जिस तरह से बॉल बल्लेबाज के हाइट तक पहुंच रहा था अच्छा खासा, उनके कमर के आसपास आ रहा था, उनके बल्ले पे बहुत अच्छी शॉट्स निकल रहे थे, तभी समझ में आ रहा था कि ये पिच जो है काफी बेहतरीन है, बैटिंग विकेट है, इसमें जमकर आपको रन बनाने पड़ेंगे अगर आपने पहले बैटिंग की। क्यों? क्योंकि चेज भी यहाँ पर आसान होगा फिर जब आपने स्कोर भी अच्छा खासा लगाया है। तो क्योंकि अगर आप देखेंगे, मैं पहले ओवर से लेकर 90-95 जब तक ये मैच गया, 95 ओवर तक भी ज्यादा बदली नहीं थी पिच में। बल्लेबाज के लिए अच्छी सी विकेट पर आ रही थी, ज्यादा लो बाउंस भी नहीं था, और काफी अच्छी विकेट कीपर को कैरी हो रही थी। इस ग्राउंड पर 233 रन जो टीम ने बनाए नाकाफी थे। यहाँ पर आपको क्लियरली ब्लेम यहाँ पर बल्लेबाज को देना होगा। गेंदबाजों पे बाद में आएंगे, लेकिन शुरुआत में डेफिनेटली ये वो पिच नहीं थी जहां पर आप किसी से भी ये पूछे, ये 233 की पिच नहीं थी। यहाँ पर डेफिनेटली आपको 280, 290 आराम से आ रहे थे। आप यूएई का स्कोरिंग रेट देखिए, बिल्कुल उन्होंने 44 ओवर मेरे ख्याल से, जी हाँ, 43 से 44 ओवर में 234 कर दिए। अब अगर वो पूरे 50 ओवर जाते तो ऑटोमेटिक था कि वो खरा कोलैप्स, अभी राहुल चोपड़ा का वापस आना बाकी था, याद रखिएगा। कोलैप्स भी अगर वो होते तो कम से कम 30-40 रन तो वो और जोड़ते ही, कितना स्कोर पहुंचता 270 प्लस। लेकिन आप कितने पे रुके? 233 पे। ये एक सबसे बड़ा रीजन रहा। ये वो पिच 230-35 वाली नहीं थी, ये 280-90 फुल मेंबर होती तो 310-15-20 वाली ये पिच हो जाती थी। एक अहम चीज मैं यहाँ पर और दिखाऊंगा, फिर उसका बैटिंग कार्ड की तरफ चलेंगे एंड इससे आप समझाएंगे ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है आज जो नेपाल ने जो ब्लंडर किया है। ये
शुरू के 10 ओवरों में और लास्ट के 10 ओवरों में एक हॉरिबल नंबर्स निकल कर सामने आते हैं। ये वो एरिया होते हैं जब आप अटैक करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बाउंड्रीज बटोरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका नंबर्स कुछ और ही कहते हैं, हैरान करते हैं। समझाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम देखें शुरू के 10 ओवरों में नेपाल ने 43 डॉट बॉल्स खेली हैं और आप बताइए 60 बॉलों में से 43 डॉट 7 ओवर लगभग। बिल्कुल बिल्कुल 7 ओवर डॉट बॉल्स खेले हैं और सिर्फ 3 बाउंड्रीज मारी है, 3 चौके। एंड 60 गेंदें शुरू की, सिर्फ 3 गेंदें आप बाउंड्री के बाहर भेज पाए। पावर प्ले चल रहा है, फील्डर्स अंदर है मैक्सिमम। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा पुअर एक खराब परफॉर्मेंस है शुरू के 10 ओवर में बल्लेबाजों द्वारा। और वहीं पर आखिर के 10 ओवर में यानी कि डेथ फेस में हम देखें तो 23 डॉट बॉल्स खेली है नेपाल ने अपने उन 60 बॉलों के दौरान जो आखिर में खेली गई, और उसमें सिर्फ 2 छक्के और 1 चौका था। यानी यहाँ भी 3 बाउंड्रीज है, 60 गेंदों। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमें काफी सिमिलैरिटी, समानता दिख रही है शुरू के 10 ओवर और बाद के 10 ओवर में। बहुत ज्यादा सिमिलर है अप्रोच नेपाल के बैट्समैन। बिल्कुल सही कहा, ये एक बहुत बड़ा रीजन है, इसे मिस आउट मत करिए। शुरू के 10 ओवरों में जब पावर प्ले होता है, फील्डर्स काफी ज्यादा अंदर होते हैं, उस वक्त पर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा बाउंड्रीज बटोरे। वहां सिर्फ 3 बाउंड्री बटोरी, 60 गेंदें खेल गई। उसके बाद लास्ट के 60 गेंदों में भी, जैसे चार्ट ने कहा, 3 बाउंड्री सिर्फ बटोरी 60 गेंदों में, और वो भी लास्ट के 10 ओवरों में 19वें ओवर, लास्ट के 49वें ओवर में जाकर कोई पहला बाउंड्री आया था। शुरू के 41 से 48 ओवर तक तो शायद कोई बाउंड्री भी नहीं थी। ये हाल था बल्लेबाजों का, और जिसका बहुत खामियाजा मिला कि टीम जो है 280 और 90 तक नहीं पहुंच पाई। ऐसा क्यों हुआ? शुरू के 10 ओवरों में और लास्ट के 10 ओवर में आखिर बाउंड्रीज क्यों नहीं निकाल पाए? इसका सबसे पहला रीजन है कुशल पुर्तेल। देखिए, सबसे पहले उनका विकेट आते हैं और वो चले जाते हैं, कंसिस्टेंसी उनकी कभी भी नहीं रहती है। एक इनिंग खेल देते हैं, 10 इनिंगों तक गुणगान उनका फैंस करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुशल पुर्तेल बहुत सॉफ्ट टारगेट है भी नहीं। सॉफ्ट टारगेट जो है वो रोहित पटेल बन जाते हैं एज ए कैप्टन, और कोई कभी कभी बॉलर्स को थोप दिया जाता है। लेकिन कुशल पुर्तेल यहाँ पर हैं जो लगातार फेल होते हैं। हमने अभी आपके सामने स्टैट्स भी रखा था, एशिया में ओपनर्स में सबसे लोएस्ट एवरेज अब उनका हो गया है एज अ ओपनर। एशिया के जितने बल्लेबाज हैं लास्ट पार अगर हम बात करें ओवरऑल, बताइए आप, एशिया के सबसे लोएस्ट एवरेज वाले बल्लेबाज नेपाल की टीम में इस वक्त खेल रहे और लगातार खेले जा रहे हैं। उन्हें कोई कुछ हटा भी नहीं रहा और उन पर कुछ बात भी नहीं हो रही। ये फिर एक और बड़ा रीजन रहा, उनका विकेट अलग ही गिरा, फिर टीम प्रेशर में आ गई। 10 ओवर कब निकल गए पता ही नहीं चला, कब बाउंड्री लगती है और कब होता उनके ऊपर, क्योंकि वो अटैकिंग अप्रोच से खेलते तो उनके ऊपर जिम्मेदारी भी थी कि वो अपना रन्स भी करें और अपना विकेट भी बचाए। फिर उसके बाद अगर हम चले डेथ फेस में क्यों नहीं हो पाया, 2 और बड़े रीजन जो ओडीआई में कभी खुद को ज्यादा प्रूव ही नहीं कर पाए। एक आध इनिंगों को लेकर फैंस अभी भी प्रेस में लगे रहते हैं, लेकिन एक ओडीआई में जिस तरह से एक प्लेयरों की जरूरत होती है वो अभी तक वो करके दिखा नहीं पाए। बात कर रहे हैं हम दीपेंद्र सिंह ऐरी और गुलशन झाकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल वो अपना विकेट देकर चले गए। दीपेंद्र सिंह ऐरी का सुसाइडल रनआउट था, खुद ही रनआउट हुए हैं, वो सुसाइडल रनआउट था। और गुलशन झाकी ने भी अपना विकेट इतनी बाहर जाती हुई गेंद पर बंदा लगा दिया, और इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी थी उन लास्ट 10 ओवरों को बुनाने। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। बल्लेबाजों को ये करना होगा कि वो जितना ज्यादा ओवर्स खेल सके। ये बल्लेबाजों की ड्यूटी है कि वो 45, 47, 48 ओवरों तक 6-7 विकेट के साथ जाएं और उसको खत्म करें। बल्लेबाजों का ये ड्यूटी बन जाती है। तो खासकर जब दीपेंद्र सिंह ऐरी जैसे, गुलशन झाकी जैसे अच्छे बल्लेबाज हैं जिनको थोड़ा तरीका मालूम है, लेकिन लगातार फेलियर्स जो वो हो रहे हैं वो बार बार हमें दिख रहा है कि शायद ये सवाल भी खड़े कर देता है कि क्या आपको इस फॉर्मेट में खेलने का तरीका मालूम है? क्या आपको मालूम है कि इस फॉर्मेट में कैसे खेला जाता है, ओडीआई फॉर्मेट में, लॉन्गर फॉर्मेट में? क्योंकि अब फेलियर ज्यादा हुए हैं सक्सेस से ज्यादा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि 1-2 इतनी सारी इनिंगों में 2-3 इनिंग या 1-2 इनिंग उठाकर अगर आप उसे बैठकर सोचेंगे कि नहीं हमने अच्छा किया है, इन्हीं के साथ कंटिन्यू करते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये ओडीआई क्रिकेट है, T20 नहीं है। यहाँ पर इतना ज्यादा प्रूव इन बल्लेबाजों ने किया ही नहीं है कि आप इन्हें लगातार ढोते रहते हैं। जैसे हमने पहले भी कहा था, यहाँ है इसलिए टीम प्लेइंग 11 में। अब तक बहुत सारे प्लेयर्स में छटकर डगआउट में बैठे होते हैं या फिर डोमेस्टिक में चले गए होते हैं, वहां से आने की कोशिश करते हैं अगर आप फुल मेंबर टीमों में मौजूद होते हैं। यहाँ पर लगातार वही प्लेयर्स धोए जा रहे हैं और उन्हीं को लगातार, जबकि उन्होंने कुछ खासा परफॉर्मेंस दी नहीं है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने वहां एक इनिंग में क्या कर दिया था उसको लेकर 50 इनिंग तक अगर आप बैठे रहेंगे तो ओडीआई क्रिकेट में फिर भला होने से रह गया। वापस से क्रिकेट बार बार ये कहेगा ओडीआई स्टेटस सेव करना अचीवमेंट नहीं है। ये हम पहले भी कह चुके हैं। ओडीआई स्टेटस सेव करना वो आपने सर्वाइवल है, आप सर्वाइव कर गए। जब आपने पहली बार ओडीआई स्टेटस जीता होगा वो हुआ अचीवमेंट जो आपने गेन किया। अब तो आप सर्वाइव कर रहे हैं। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में फुल मेंबर को हराना, ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना, क्योंकि अब तो 14 टीमों का हो गया है, क्वालिफाई करना, ये सब अचीवमेंट्स में गिना जाएगा। ऐसी परफॉर्मेंसेस अगर आप यही टीम रिपीट करती रहेगी तो फिर वही होगा कि ओडीआई स्टेटस शायद बच जाए और उससे सब खुश होकर रहेगी, चलिए ओडीआई स्टेटस तो बच गया, 4 साल के लिए और हम बच गए।
एंड एक छोर यहाँ पर कप्तान रोहित पौडेल ने जरूर संभाल के रखा। यहाँ पर उनकी इनिंग के बारे में क्या कहेंगे, उनके स्कोरिंग एरियाज वगैरह क्या रहे, शानदार सेंचुरी से निकल कर आई। आज उन्होंने एक छोर संभाला तो आज बाकी किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, बहुत बहुत अच्छी इनिंग रही उनकी, काफी लॉन्ग इनिंग रही, काफी वक्त तक वो पिच पर मौजूद रहे। सामने विकेट देखकर थोड़ा सा घबराहट तो हर बल्लेबाज को हो जाती है, तब वो अब खुद को भी संभालने की, और एज अ कप्तान भी है आप रोहित पौडेल, तो आपके ऊपर और जिम्मेदारी बनती है, तो थोड़ा सा और ज्यादा वो शेल में गए कि कम से कम टीम को थोड़ा सा और ज्यादा आगे लेकर जाना है खिलाड़ी वाला। शायद वो भी रफ शॉट खेलकर विकेट दे देते, क्योंकि ऐसा होता है जब हम सामने अपने विकेट और उन्होंने शॉट खराब खेल कर ही विकेट दिया लास्ट में, वही पीछे। बस यही तो है ना, जब हम सामने विकेट गिरते हुए देखते हैं तो थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं, कोई भी बल्लेबाज हो, और खासकर जब कप्तान ही खेल रहे हो। लेकिन आज बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर निभाई आप रोहित पौडेल ने, 109 रन किए 130 बॉलों में, और अगर उनके चार्ट को देखेंगे तो स्क्वायर लेग पर 20 रन, मिड विकेट पर 30, लॉन्ग ऑन पर 10, कवर की तरफ 12, थर्ड मैन की तरफ 12 रन, तो खैर हर जगह ही उन्होंने लगभग मारे। लेकिन जो उनके हॉट जोन रहे, फेवरेट जोन, वो स्क्वायर लेग से आपके मिड विकेट का जो एरिया है वो उनके काफी प्रेफरेबल एरिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पर उन्होंने एक छोर संभाल के जरूर रखा, लेकिन दूसरी तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। अगर आप बैटिंग कार्ड पे नजर आएंगे, आरिफ शेख थोड़ा बहुत खेले, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं प्ले डाउन हो गए, उन्होंने भी अपना विकेट गवा दिया। एक अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद भी उसके बाद दीपेंद्र सिंह यारी की वगैरह की हमने बात की, किसी का साथ नहीं मिला। कम से कम वो एक छोर संभाल रहे थे। यहाँ पर क्या होता, दीपेंद्र और गुलशन के पास ये प्लेटफॉर्म था कि आप तेजी से रन करिए, रोहित को डीप तक जाने दीजिए। लेकिन जब वो आउट हुए तब उनके सामने बल्लेबाज ही कौन बचा था, आप खुद सोचकर देखिए। जब वो दीपेंद्र चले गए, रोहित चले गए, माफ कीजिएगा गुलशन चले गए, वहां कुछ बल्लेबाज ही नहीं बचे। जो बचे थे थोड़े बहुत नीचे आकर लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज सोमपाल और करण वगैरह कहीं ना कहीं बचे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने एक छोर संभाल के रखा। तो आज दीपेंद्र और गुलशन जहां एक बेस सेट था, जरूरत थी, वो उसे बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाए। और अनफॉर्चुनेट टीम जो है बहुत ही कम स्कोर पे, जी हाँ, पिच को देखते हुए 50 रन वहां पर जो नेपाल है वो टीम छोड़कर आई है। उसका पूरा ब्लेम जो है बल्लेबाजी में आपको 3 जनों को देना पड़ेगा, कुशल गुरतेल, दीपेंद्र सिंह यारी और गुलशन झा। एंड बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं, यूएई के लिए किन किन ने विकेट्स निकाले, जो सीधे उनके बल्लेबाजी की तरफ चलते हैं। जरूर, अगर हम बॉलिंग की बात करें तो जुनैद सिद्दीकी ने 3 4 निकाला है, और उसके बाद हम देखें मोहम्मद रोहित, हैदर अली ने काफी अच्छी बॉलिंग कराई है, उम्दा बॉलिंग कराई है, काफी कंट्रोल बॉलिंग कराई, प्रेशर हर वक्त बना के रखा, रन लीक नहीं किए वरना शायद दिक्कत हो सकती थी, और मिड पर आकर विकेट जरूर निकाले हैं। ऐसा नहीं है कि काफी लंबा गैप हो गया हो, विकेट नहीं मिल रहा, विकेट जरूर यूएई के बॉलर निकालने में कामयाब रहे, खासकर जुनैद सिद्दीकी, रोहित, हैदर अली जैसे जो बॉलर हैं। जाहिद अली ने बाद में 10th ओवर में ये कहना होगा कि विकेट दिए गए हैं उन्हें, जब मारने के लिए वो जा रहे थे, जब बल्लेबाज ट्राई कर रहे थे तो उन्हें विकेट्स मिले। कंट्रोल बॉलिंग जरूर रही, रोक के रखा, इतना जरूर कहेंगे कि हाँ, नेपाल को उस स्कोर पर नहीं पहुंचने दिया यूएई के बॉलर्स ने, लेकिन इतनी अच्छी बॉलिंग भी नहीं हुई कि शायद 260 या 270 तक नहीं पहुंच पाते। बेहतर टीम होती तो जरूर इस बॉलिंग का फायदा उठा सकती। बिल्कुल सही कहा। नेपाल के थोड़े से शेल में जाने के कारण, थोड़ा सा अपने आप को बैकफुट में खींचने के कारण यूएई के बॉलर्स को काफी फायदा मिला कि वो थोड़ा कंट्रोल लगा पाए, और हैदर अली और रोहित ने खासी अच्छा कंट्रोल लगाया। बिल्कुल सही कहा, हैदर अली ने बहुत इंपॉर्टेंट कुशल गुरतेल को जो पहले आउट किया वहीं पे दबाव बन गया। उसके बाद जो रन आउट किया गया दीपेंद्र सिंह यारी को, वहां पर उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट जो गिरे गुलशन और दीपेंद्र के, वहां पर काफी ज्यादा टीम ने बेहतर किया। उसके बाद चलते हैं जरा चेज की तरफ। चेज जो किया है, कमाल की बल्लेबाजी दिखाई है। वही हम इंटेंट की जो बात कर रहे थे नेपाल के बल्लेबाज की तरफ से, वो वहां नहीं मिला। लेकिन यहाँ आप देखिए, अलीशन शराफू ने, या आप कह सकते हैं शुरू के 7 ओवरों में ही मैच जीत लिया। अगर आप देखेंगे शुरू के 7 ओवर में उन्होंने 55-60 रन बोर्ड पर लगा दिया। इतनी तेज शुरुआत अलीशन शराफू ने दिलाई कि उसके बाद जब वो आउट भी हुए तो बल्लेबाजों के पास ढेर सारे ओवर बचे और रन आकर 170 के आसपास सिमट कर रह गए। ये बहुत बेहतरीन काम किया अलीशन ने, बेहतरीन शॉट्स लगाया, सोमपाल कामी को कहना कि उन्होंने टारगेट किया, और एक ये इम्पैक्ट इनिंग होती है। ये क्रिकेट कहता है लगातार कि आपकी अगर 40-45 की भी इनिंग है, लेकिन वो इम्पैक्ट कितना छोड़ा उस इनिंग ने, वो काफी मैटर करता है। देखिए ये वो इम्पैक्टफुल इनिंग है। वो आए, उन्होंने देखते देखते इधर उधर तोड़ ताड़ शुरू किया, 7 ओवर 55-60 बनाकर अपने आप विकेट वो देकर गए। जाहिर सी बात है वो अपना विकेट देकर ही गए, देकर वो कहीं ना कहीं चले गए, लेकिन उन्होंने अपना काम बखूबी कर दिया। धड़ाम से 234 का टारगेट 170-75 पर आकर उन्होंने रख दिया, और ओवर 40 से ज्यादा बचाकर छोड़ दिए। उसके बाद बाकी काम एंड आर्यन शर्मा ने किया। कमाल की इनिंग रही है इस 20 साल के लड़के की। एंड
क्या कहेंगे आप? 98 फीलिंग, अनफॉर्चुनेटली शतक नहीं कर पाए, डिजर्व करते थे वो सेंचुरी करना। बिल्कुल। किस तरह के एरियाज को टारगेट किया उन्होंने? जरूर, अगर आप देखें तो कवर एरिया में उन्होंने 19 रन किए, लेकिन उनका फेवरेट एरिया रहा हॉट जोन 32 रन। वहां उन्होंने मिड विकेट की तरफ 32 रन किए, सबसे ज्यादा रन वहां आए हैं। लॉन्ग ऑफ की तरफ 14 रन आए हैं, तो एरियाज काफी अच्छे रहे अगर हम कहें। और बहुत बेहतर बल्लेबाजी नजर आई, 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है आप आर्यन शर्मा ने। अगर हम देखें, लाजवाब बैटिंग रही है, पिच में भी रहे, थोड़ा विकेट उनके सामने गिरे, लेकिन उन्होंने अपना जो एक स्पीड है वो कायम करके रखा चेस के दौरान, जबकि ये चेस चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, उन्होंने स्पीड अपनी कायम रखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा एज अ ओपनर। और ओपनर से कम आप यही एक्सपेक्ट करते हैं। ओपनर्स 55, 50, 60 की स्ट्राइक रेट पर लंबा नहीं जा सकते, उनको थोड़ी सी तेजी दिखानी चाहिए, और वो आर्यन शर्मा ने कहीं ना कहीं यहाँ पर बखूबी दिखाई। बहुत अफसोस हुआ जब वो शतक नहीं कर पाए, डिजर्व करते थे वो इस शतक को, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपने मच विनिंग नहीं खेली है, वेल डन। इस एज में काफी बेहतरीन इनिंग और मैच्योर इनिंग यहाँ पर निकल कर आई है। और उसके बाद बचा कुचा काम राहुल भी अच्छा कर रहे थे, रिटायर आउट हो गए, फिर मोहम्मद वसीम ने आकर कुछ और का रन को कम कर दिया, फिर बचा कुचा काम ध्रुव, हर्षित और नीचे आकर जाहिद ने कहा तब तक मैच खत्म ही हो। सबसे कहा मैच बहुत पहले ही खत्म हो गया था, मेंटली जो मैच है वो अलीशान शराफ ने खत्म हो गया है, ये बार डेलीकेट कहेगा। और उसके बाद आर्यन शर्मा की जो इनिंग रही है, उसके बाद कमर ही तोड़ दी नेपाल के बाकी गेंदबाजों की। एंड ओवर टू बॉलिंग यूनिट ऑफ नेपाल, क्या कहेंगे आप? 234 का टारगेट, डेफिनेटली कहा 50-55 रन कम थे, लेकिन फिर भी वो फाइट भी बॉलर की तरफ से हमें कहीं पर भी नजर नहीं आई। यूएई ने डोमिनेट किया चेस करते हुए। जरूर देखिए, बॉलिंग की तारीफ करनी होगी, माफ कीजिएगा, बल्लेबाजी माफ चाहूंगा, बल्लेबाजी की तारीफ करनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूएई के बल्लेबाज ने आज के डे में बहुत शानदार बार कहेंगे यार, जो आलिशान का अटैक रहा डिसमेंटल हो गई नेपाल की बॉलिंग। बिल्कुल सही कहा आपने, वो कमर तोड़ के रख दी। सोमपाल जैसे सीनियर बॉलर के एक्सपीरियंस अच्छे बॉलर, बिल्कुल बहुत अच्छे बॉलर हैं, और उनके ओवर में अगर इस तरीके से टीम मार खाएगी 15, 16, 20 रन तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ जाता है, जब आप शुरू के 10 ओवर में ओडीआई में कुछ नहीं कर पाए। और वही हमें देखने को मिला, जिस तरीके से अलीशान ने, आर्यन शर्मा ने जो इनिंग खेली है वो कमर तोड़ी। यूएई की बल्लेबाजी ने पूरा खासा इस बॉलिंग को, नेपाल की एक बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज बॉलिंग नजर आई। और एक चीज जरूर है कि थोड़ा सा और ट्राई बॉलर की तरफ से, बॉलर कोशिश कर रहे थे जितना हो सकता था, लेकिन फिर वही कहेंगे बल्लेबाजों ने जो बैटिंग की है इतना ज्यादा, क्योंकि स्कोर, पिच, ये सब बहुत निर्भर करता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपके पास स्कोर कितना है। अगर यही और पिच कैसी है 300 के इर्द गिर्द होता तो शायद मामला दूसरा होता। 280 में भी है मामला चल सकता था। जी हाँ जरूर, लेकिन बॉलिंग से खासा अनइम्प्रेस जरूर किया। एक चीज जरूर है कि जब आप स्पिनर हैं तो आपको वेरिएशन पे थोड़ा सा और ध्यान देनी चाहिए। ललित की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं भी समझ गया था ललित की बात कर रहे हैं। आज से 2-2.5 साल पहले ही हमने कई सारे वीडियो, जो हमारे पुराने व्यूअर्स शायद नए तो याद भी नहीं होगा उनको, पुराने व्यूअर्स, उन्होंने जब ललित राजवंशी नए आए थे, 4-5 महीने हो गया, तभी हमने ये कहा था कि ललित राजवंशी को थोड़ा सा और वेरिएशन भी सीखना पड़ेगा। आप कंटिन्यू करेंगे, किस तरह के वेरिएशंस की बात कर रहे हैं? वेरिएशन आप काफी सीख सकते हैं, आप कैरम बॉल वगैरह काफी हार्ड है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक दिन में मास्टर हो जाएंगे ये सब, लेकिन आपको एक दिन भी नहीं हुआ है, नहीं, आपको काफी वक्त हो गया है, आप सीख सकते थे इतने वक्त। जरूर, तो कुछ प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। अगर हम देखें आजकल के जो स्पिनर्स है, आप देखेंगे वरुण चक्रवर्ती है, राशिद खान है, और यहाँ नाम लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को ही ले लें यहाँ पर। जी हाँ, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। बिल्कुल सही कहा है आपने। रविंद्र जडेजा को आप देख लो, अक्षर पटेल को आप देख लो, किस तरीके के ये जो स्पिनर है काफी अच्छे। नुमान अली और मैं बात करूं नवाज, जी तो पाकिस्तान के नवाज है, वो भी अच्छे हैं, एक फॉर्मेट में सही लेकिन अच्छे हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने। तो ये चीजें थोड़ी सी जरूर है कि कुछ चीजें वेरिएशन ट्राई करनी चाहिए, और संदीप ने काफी अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन अकेले पड़ गए, लेकिन साथी बॉलर्स का कोई भी साथ मिला नहीं। आज के डे में बहुत पुअर आउटिंग बॉलर्स की रही। बिल्कुल, बॉलर्स के लिए सीधा आप दो यहाँ पर ब्लेम डाल सकते हैं, अगर आपको डालना है। रीजन ब्लेम नहीं, रीजन के तौर पर हम कहें, पहला जो शुरू में जो बहुत जबरदस्त महंगे पड़े सोमपाल का, उनके स्पेल को आप कह सकते हैं, वहां मेंटली नेपाल इस मैच में बहुत देर चला गया। उसके बाद ललित राजवंशी का विकेटलेस जाना, एक लगभग 9 ओवर का स्पेल, एक आपके प्राइम स्पिनर का संदीप के साथ साथ उनको विकेट्स ना निकालना, ये एक बहुत बड़ा भारी पड़ा। वो विकेट्स बीच में निकालते तो डेफिनेटली शायद टीम मैच में आने की कोशिश कर सकते, लेकिन फिर से यूएई के बल्लेबाजों को भी आपको काफी क्रेडिट यहाँ पर देना पड़ेगा। ये कुछ हार के रीजंस रहे नेपाल के, और जीत के रीजंस रहे हैं यूएई की। अगर हम बात करें, देखिए आप ये कह सकते हैं उसको बॉलिंग थोड़ा सा देते, वहां बॉलिंग देते, ये हर मैच में हारने के बाद एक ना एक बहाना आपको निकलेगा।
लेकिन जो प्राइम चीज है वो हमने आपको बताया कि क्या क्या रीजंस रहे हैं। बैटिंग का तो वो प्राइम हम पिछले 4 साल से कह रहे हैं, लेकिन सबको लगता है कि शायद एक इनिंग में कर दिया 9 अब तो ये बेहतर ही करते रहेंगे। ओडीआई क्रिकेट में एक बार परफॉर्मेंस करना और लगातार करते रहना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। लगातार में कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो अब देखिए पिछले मैच में मुझे याद है जब मैच हार गई थी टीम, तो तब बहुत सारे कुछ फैंस व्यूअर्स लोगों का ये फैंस लोगों का ये कहना था कि दीपेंद्र सिंह यादव को कुछ और ओवर देने चाहिए थे। दीपेंद्र सिंह यादव को 2 ओवर ही कराए थे शायद, या 2 ओवर ही कराए थे, 5-6 ओवर कम से कम और देने चाहिए थे। आज देखिए उन्हें दिया। अब जो कह रहे थे दीपेंद्र सिंह को ओवर देने चाहिए, अब वो क्या एक्सक्यूज यूज करेंगे? आज तो दीपेंद्र ने 7 ओवर डाले, लेकिन फिर भी वो तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाए। एक विकेट तब लिया जब लगभग मैच हाथ से निकल गया था। तो ये बहाने होते हैं कि यहाँ उसको इसका उसको लगा देते, लेकिन यही बॉलर ने कई बार मैच भी जिताया है। बिल्कुल। ललित राजवंशी ने अच्छे स्पेल डाले हैं, सोमपाल कामी ने नई विकेट से बॉल से विकेट निकाले, लेकिन आज इन 2 बॉलरों पे आप ब्लेम डाल सकते हैं जिनके विकेट्स रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर रहे। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे एसोसिएट फेसबुक पेज को जाकर फॉलो करिए, वहां बहुत सारा कंटेंट अपडेट यहाँ पर निकलकर आपके सामने प्रेजेंट करते रहते हैं। और अगर हम बात करें, अनफॉर्चुनेटली रोहित कुमार ने इतने लंबे वक्त बाद एक सेंचुरी मारी, लेकिन वो हार में कहीं ना कहीं शामिल हुई, जीत में शामिल नहीं हो पाए। फिलहाल इस वीडियो में